चलिए सवाल की हम बात करते हैं और सवाल में है कि a car starts moving from rest with a constant tangential acceleration a1 along circular track। और पहले हम बता दें कि सर्कुलर ट्रैक जो है वो ऐसे ग्राउंड पे बनाया गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। अब ऐसे मत समझो कि वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और क्या है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन a1 दिया हुआ है। कहानी रेस्ट से शुरू हो रही है, ठीक है। Along circular track of radius capital R, the friction coefficient between tire and road is mu. Find distance traveled by car before it skids on track. कह रहा है कि अब बताओ कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर ट्रैक एक बना दें, और आपको याद रहे कि जो हम सर्कुलर ट्रैक बना रहे हैं ना, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ऐसे सर्कुलर ट्रैक आपका हॉरिजॉन्टल है और हम ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, तो कंप्लीट हमें सर्कल दिखाई देगा। तो वो वाला हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कार है हमारी, चलो हमने मान लिया कि ये हमारी जो है, सॉरी ये कार है, ऐसा हमने दिखा दिया रैंडम। हालांकि टॉप से देखोगे तो पहिया ये आपको नहीं दिखेगा, कार की छत दिखेगी, वैसे हमने दिखा दिया। वैसे ऐसे नहीं बनाते हम, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको हम का। कार को जस्ट हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये कार होगी हमारी। कह रहा है कि रेस्ट से चलना शुरू की है, हमें नहीं पता कहाँ से चली है, मतलब मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि रेस्ट से चलना शुरू किए तो यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। सॉरी, यू की वैल्यू है आपकी ज़ीरो के बराबर, हमने ए लिख दिया, यू बराबर ज़ीरो है, ठीक है। जहाँ से भी चलना स्टार्ट की है, मान लेते हैं कि S1 डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो स्पीड है वो v के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया जो स्पीड है इसकी v के बराबर है, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो हम जानते हैं ना कि v स्क्वायर इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v मतलब फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल, a मतलब एक्सेलरेशन। चूँकि यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वही लीनियर कहलाएगा। s मतलब डिस्टेंस उसने कवर किया वो। तो चूँकि एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है, a की वैल्यू आप देखोगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है, ठीक है। और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से तो स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है, जो कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है a1, तो a की जगह पे वो रख दें, u चूँकि ज़ीरो है तो आप यहाँ से देखोगे कि v की वैल्यू आ जाएगी √2, और ये हो गया a1 और ये हो गया s। ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट दिया हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब कार जो ये आपको दिख रही है ना, थोड़ा हम अलग से यहाँ पे बनाते रहे, ये कार आपके पास है तो इसके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a1, ठीक है ना। चूँकि मोशन सर्कुलर हो रहा है, तो सेंटर यहाँ पे कहीं है, ठीक है। r इसका रेडियस दिया हुआ है, तो एक एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है सेंटर की तरफ भी रहा होगा, और वो होगा v स्क्वायर बाई आर के बराबर। और ये आपका एक्सेलरेशन कौन सा है, दिस इज अवर नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये सेंटर की तरफ होगा, ठीक है ना। और इसके पास जो स्पीड है वो v है, और v हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 2 टाइम्स a1, और ये हो गया s के बराबर। अगर हम नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन कितना है, आप साफ साफ देख सकते हो यार कि नेट निकालने के लिए वही वेक्टर यूज़ करो आप, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये आपका हो गया a टोटल, आप ऐसे लिख सकते हो टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये टेंजेंशियल का स्क्वायर, टेंजेंशियल आपका a1 है तो a1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा बताओ ये नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर हम लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन कहीं निकाल लेते हैं। an बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू है √2a1s, तो चूंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2a1s डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा r। ये हमारा हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं। तो चूंकि स्क्वायर है, हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करना, आप याद रखिएगा an का स्क्वायर होता है। सो ये आपका हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1 स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन ये है, इसको आप स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, a1 का a1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a1 स्क्वायर, s का हो जाएगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया r स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल एक्सेलरेशन। सो at इज इक्वल्स टू a1, आप चाहो तो बाहर कर सकते हो, a1 स्क्वायर कॉमन करके रूट के आप बाहर कर लो, तो ये हो गया a1 एंड अंडर रूट ऑफ ये 1 प्लस ये हो जाएगा 4s स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन।
अगर हमने नेट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का निकाल लिया तो क्या उस पर हम नेट फोर्स नहीं निकाल सकते? ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जिसकी वैल्यू a1 दी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है इसके पास इस डायरेक्शन में, और दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आया वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज आवर टोटल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम निकालना चाहें तो भैया नेट फोर्स कितना हो जाएगा? मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, वही तो होगा नेट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स किस पे? कार है ना, नेट फोर्स ऑन कार, तो वो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन at। ठीक है, सो मास है हमारा m और टोटल एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया, ये गिवन है a1 एंड अंडर रूट ऑफ ये है 1 + 4s² डिवाइड बाई r², ये हो गया नेट फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स मिला कहाँ से? कहाँ से मिला नेट फोर्स? तो चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो आप देखोगे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, वो तो कैंसिल हो गया। हॉरिजॉन्टल सरफेस में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो सिर्फ इकलौता फोर्स है जो फ्रिक्शन लग रहा होगा। भाई नॉर्मल और वेट तो सरफेस के 90 डिग्री पे लग रहे होंगे ना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वर्टिकल सर्कल नहीं है, ये सर्कल ग्राउंड पे है और वहाँ पे कार चक्कर लगा रही है, तो वेट लग रहा होगा इनटू द ग्राउंड, नॉर्मल लग रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सरफेस के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स रहेगा, वो होगा फ्रिक्शन। मतलब ये जो नेट फोर्स है ना, हो ना हो, ये हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? फ्रिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, और सवाल में बोला है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर इट स्किड्स ऑन द ट्रैक। ठीक है ना, इसके पहले वो ट्रैक से स्किड हो जाए। आप बोलोगे यार कि फ्रिक्शन जब तक संभालना है संभाल लेगा, लेकिन जैसे ये फ्रिक्शन आप देखो s बढ़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन एक हद तक बढ़ेगा। फ्रिक्शन जैसे लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँच गया, मतलब ये अगर हो गया म्यू टाइम्स n के बराबर, उस केस में स्किडिंग हो जाएगी, अब फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ma1 इज इक्वल ma1 एंड अंडर रूट 1 + 4s² बाई r², और ये हो गया इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। ठीक है ना, तो m कैंसर, सॉरी क्या काट दिया हमने, m और चलो m और ये m कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू बचेगा। एक काम करते दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये आपका हो गया a1² और ब्रैकेट में 1 + 4s² डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, तो म्यू का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया μ² और ये हो गया आपका g²। a1² को इधर कर लो तो ये हो गया 1 + 4s² डिवाइड बाई r² इज इक्वल्स टू μ² g² डिवाइड बाई ये हो गया a1²। ऐसा हमें चाहिए, 1 को भी उधर करो, 1 को उधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं s² इज इक्वल्स टू ये μ² g² -1 होगा तो ये एक्चुअल में हो जाएगा -a1² डिवाइडेड बाई a1²। तो हमें s चाहिए, सो s विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा μ² g² -a1² डिवाइड बाई ये a1² रूट के बाहर आ जाएगा। आई थिंक दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है ना, कि वो इतना डिस्टेंस एटलीस्ट कवर करेगा। एक मिनट सॉरी, ये 4 भी होगा यहाँ पे, ये s², तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4 भी यहाँ पे आएगा, तो 4 से आपका 2 रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अभी हमारे पास आंसर खैर है नहीं इसका, यू कैन क्रॉस चेक इट। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।